दिल में है अरमान लिया, मंजिल को अपनी जान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपति यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों के लिए है आपका पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। आपके आंसर हैं रामचरितमानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा, रश्मिरथी। जी हाँ, इसका सही जवाब है बिहारी सतसई। रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण या नीति। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। इसका सही जवाब है कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। जी हाँ, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि कौन हैं। तो बच्चा बच्चा जानता है कि छायावादी युग के आधार स्तंभ कहे जाने वाले छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाओं में से किसका है। जी हाँ, इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। इसका सही जवाब है चित्राधार। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है जो छायावाद युग में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। इसका प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं। तो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन थे। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। यह प्रगतिशील लेखक संघ की सबसे पहली बैठक लखनऊ में हुई थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न है, क्षमा कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया। जी हाँ, तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई। प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। जी हाँ, भारतेंदु युग में प्रेम माधुरी लिखी गई और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन हैं।
हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अज्ञेय। जी हाँ, अज्ञेय जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है। तो छायावादी युग के कवि नहीं हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है, भूषण की रचना कौन सी है? तो भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो रीति सिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी लाल जी। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? तो रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है ठाकुर। जी हाँ, घनानंद आलम ठाकुर, बोधा और द्विजदेव ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बाकी चिंतामणि, केशव देव ये सब रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन महादेवी वर्मा की रचना है? तो सांद गीत महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रभाकर माचुए, मुक्तबोध और अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं, जबकि शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? जी हाँ, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और अज्ञेय जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और अज्ञेय। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो इसका ये जयशंकर प्रसाद ऑप्शन गलत है, अर्थात इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। बाकी तीनों कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ जी प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि नेमिचंद्र जैन ये प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है भट्ट केदार। निम्नलिखित में से भक्तकालीन कवि कौन हैं? तो भक्तकालीन कवि हैं कुम्भन दास। 30 नंबर का प्रश्न है कि छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। 31 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो बच्चा जानता है कि बिहारी सत्सई रीतिकाल का ग्रंथ है। 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? तो भक्तिकाल का ग्रंथ है विनय पत्रिका, रचनाकार तुलसीदास। जबकि पृथ्वीराज रासो आदिकाल का ग्रंथ है, इसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। साकेत द्विवेदी युग का ग्रंथ है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी छायावादी युग का महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो, साकेत और कामायनी तीनों महाकाव्य हैं और इसका सही जवाब है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, आंसू की रचना किस कवि ने की है? तो आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? तो रीतकाल का कवि घनानंद है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है द्विवेदी युग। 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा ग्रंथ रीतकाल में लिखा गया? तो बच्चा जानता है कि बिहारी सत्सई रीतकाल में लिखा गया। 38 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? तो इसमें साकेत और कामायनी ये दोनों रचनाएं आधुनिक काल की हैं। आधुनिक काल का विभाजन किया गया है और उसका पहला जो युग है वो भारतेंदु युग है, दूसरा है द्विवेदी युग है, तीसरा छायावाद युग, उसके बाद छायावादोत्तर युग। तो द्विवेदी युग की रचना साकेत है और छायावादी युग की रचना है कामायनी। तो इसका साकेत और कामायनी दोनों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साहित्य सुधानिधि के संपादक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर।
अगला प्रश्न है कि हरिऔध का जन्मस्थान कहाँ है? तो इनका जन्मस्थान है निजामाबाद। अगला प्रश्न है प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है, तो ये कामायनी है। अगला प्रश्न है कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवि पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निहार कृति किसकी है? 43 नंबर का प्रश्न, इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। 44 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवि अज्ञे जी हैं। 45 नंबर का प्रश्न कहता है कि अनामिका के रचयिता कौन हैं? अनामिका के रचयिता हैं निराला। अगला प्रश्न है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो परमानंद दास, नंददास और चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के कवि हैं, जबकि नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो जी हाँ, बिल्कुल भूषण जी ने रीतिकाल में वीर रस की रचना लिखी है और भूषण जी को रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न कहता है कि तार सप्तक के संपादक हैं? तो अज्ञेय हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता तो जयशंकर प्रसाद हैं। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? रीतकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। कवि और बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। 52 नंबर प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं तो भिखारी दास। 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि अखरावट के रचनाकार हैं तो मलिक मोहम्मद जासी। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। भक्तकाल की रचना है तो भक्तकाल की रचना है विनय पत्रिका। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। 57 नंबर का प्रश्न कहता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। 58 नंबर का प्रश्न कहता है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं भिखारी दास जी ये रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न कि प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो सुमित्रानंदन पंत जी को। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है? तो छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है 1938 से 1953 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 62 नंबर का साकेत कृति के रचनाकार? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। 63 नंबर का प्रश्न कहता है कि वीरगाथा काल के कवि हैं? तो वीरगाथा काल के कवि हैं चंदबरदाई। 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई? तो भक्तिकाल में लिखी गई थी रचना जो वो है सुरसागर। 65 नंबर दीपशिखा का रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। 66 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? इसका सही जवाब है द्विजदेव। वैदेही वनवास के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 68 नंबर का प्रश्न है कि यामा की रचना की है महादेवी वर्मा ने। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। 70 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के गीतों का संकलन है। 72 नंबर का प्रश्न है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है? तो 4। अगला प्रश्न है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो जी हाँ, इसमें जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जयशंकर प्रसाद जी उतने काबिल व्यक्ति नहीं थे कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के समय में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों की जो घोषणा है वो नहीं होती थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत जब स्वतंत्र हुआ था, भारत जब गणतंत्र हुआ था, तब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। और साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जो उस समय नहीं दिया जाता था जब जयशंकर प्रसाद जी थे। अन्यथा उस समय अगर जयशंकर प्रसाद के समय में अगर ज्ञानपीठ पुरस्कारों का सृजन किया गया होता तो निश्चय ही निसंदेह जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जरूर मिलता। आपके लिए अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित
कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति जो है वह है प्रदक्षिणा, वह है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। आपका अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है, तो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। 76 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि क्षमा कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, तो जैसी, मंझन और कुदमन इसके कवि हैं, जबकि सूरदास जी इसके कवि नहीं हैं। अगला है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, बावरा अहेरी, सुनहरे सवाल, इत्तलम और रेणुका, तो रेणुका ये दिनकर जी की रचना है, अज्ञेय जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो इनका रचित ग्रंथ है हुंकार। हुंकार इनका रचित ग्रंथ है। और अगर हम बात करें कि धूप के धान के रचनाकार कौन हैं, तो इसके रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर और कालजयी के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगर ये प्रश्न आपसे ऐसा कर लिया जाए कि आत्मजयी के रचनाकार कौन हैं, याद रखना बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है, एक है कालजयी एक है आत्मजयी। तो कालजयी के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जबकि आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है तार सप्तक के प्रवर्तक कौन हैं, तो अज्ञेय हैं। कवि हरिऔध का रस है, तो कवि हरिऔध का जो रस है वो करुण रस है। अगला प्रश्न है कवि हरिऔध जी ने करुण और श्रृंगार दोनों रसों का वर्णन किया है। जो इनका प्रिय प्रवास है उसमें इन्होंने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इस दृष्टिकोण से हम इसका सही जवाब मानेंगे कि कवि हरिऔध जी श्रृंगार रस के और खास तौर से वियोग श्रृंगार के कवि हैं। अगला प्रश्न है चित्राधार काव्य की भाषा क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रजभाषा। कवि पंत समाजवाद की ओर कब उन्मुख हुए, तो इसका सही जवाब है ग्राम्या से। 83 नंबर का प्रश्न है कि संधिनी गीत संग्रह किसका है। संधिनी गीत संग्रह है महादेवी वर्मा का। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1972 ईस्वी में। 85 नंबर का प्रश्न कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। 86 नंबर का प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। अगर लोकायतन पर पूछे, ये प्रश्न ऐसा पूछ ले कि लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इस पर मिला था सोवियत भूमि, इस रचना पर मिला था। लोकायतन पर पंत जी को मिला था सोवियत लैंड। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पंत जी को लोकायतन पर मिला था। अगर चिदम्बरा की बात करें तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न कहता है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में। अगला प्रश्न है कि परिमल के रचनाकार कौन हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15। 90 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं, तो कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना कौन सी है, तो मेघनाद वध। यशोधरा के रचनाकार कौन हैं, तो मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न कहता है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है रसवंती, ये दिनकर की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रसकलश। रीतकाल से संबंधित रचना है, तो रीतकाल से संबंधित रचना बिहारी सत सही है। 96 नंबर का प्रश्न कहता है कि छायावादोत्तर कवि हैं अज्ञेय जी। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और केशवदास जी को हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। तो याद रखना, अगर हृदयहीन कवि पूछे, हृदयहीन
हीन कवि तब भी केशवदास ही हैं। केशवदास को हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शोक गीत है, शोक गीत कौन सा है? तो शोक गीत है सरोज स्मृति। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम था सरोज और उसके विवाह के उपरांत सरोज का देहांत हो गया था और उसी की याद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति को लिखा था। सरोज स्मृति में जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसकी रचना की और इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति थी वह थी कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो गया मेरा व्यर्थ जीवन, मैं रण में हार गया। इस दुखद पंक्ति को सरोज स्मृति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक स्थान दिया है जो हर एक पाठक के हृदय में स्थान कर जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास, जो एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए, 101वां प्रश्न पहुंच गया है और आप लोग 101वें प्रश्न पर, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए। कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए। आपके लिए 101 नंबर का प्रश्न कहता है कि रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि या रचनाकार कौन हैं? तो वह हैं बिहारी लाल। 102 नंबर का प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग की मीरा हैं। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा। 103 नंबर का प्रश्न कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 105 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो और इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। याद रखना, अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासो लिखिएगा। अगर ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है तो आप लोग प्रिय प्रवास लिखिएगा और उसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और ये लिखा गया था द्विवेदी युग में। आपका अगला प्रश्न है, रीतकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। अमीर खुसरो कवि हैं तो आदिकाल के। सूफी काव्यधारा के कवि हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। 110 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। 112 नंबर का प्रश्न, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं तो सुमित्रानंदन पंत। भारतेंदुयुगीन लेखक हैं तो भारतेंदुयुगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है तो छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है 1919 से 1938 तक। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उक्त के लेखक कौन हैं? तो उक्त के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम दिखाया था और हिंदी भाषा के प्रति सब लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए सब लोगों को प्रेरित किया था। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हिंदी भाषा भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। विश्व के सारे लोग हिंदी भाषा के प्रति लालायित हों और सब लोग बोलें, लिखें और समझें ताकि हमारे साथ आप लोग भी कह सकें जय हिंद जय हिंदी। जी हाँ, आप लोग एक बार अपने आप से इस वीडियो को देखते हुए बोलिए जय हिंद जय हिंदी। अगला प्रश्न है 118 नंबर का, छायावाद काल की अवधि है तो छायावादी युग की जो अवधि है वह है 1919 से 1938।
जी हाँ, 1919 से 1938 ईस्वी के समय को छायावाद काल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि नीरजा के रचनाकार कौन हैं? तो नीरजा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका प्रकाशन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आपका अगला प्रश्न है कि अनक के रचनाकार कौन हैं? तो अनक के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, आपका 122 नंबर का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो आंसू, लहर, झरना ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन यामा ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। जी हाँ, आधुनिक काल की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा की रचना है यमा श्यामा, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपका अगला प्रश्न है कि गुंजन के रचनाकार कौन हैं? तो गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। छायावाद युग की रचना है, तो छायावाद युग की रचना है चित्राधार, और इस चित्राधार के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आपका अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि हैं। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, तो महादेवी वर्मा जी का गीत संग्रह है यामा। सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर सामधेनी की बात करें तो दिनकर की रचना है। राम की शक्ति पूजा की बात करें तो निराला की रचना है। पल्लव की बात करें तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आपका अगला प्रश्न है कि सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? जी हाँ, बिल्कुल वही प्रश्न फिर से पूछ लिया है। तो सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है? तो आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, यह है युद्धों का सजीव या आंखों देखा वर्णन। जी हाँ, युद्धों का सजीव या आंखों देखा वर्णन आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता कब की है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये विशेषता है आदिकाल की। और ये याद रखना कि बाकी तीनों सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये सारी विशेषताएं आधुनिक काल की है। आधुनिक काल में नारी के प्रति परिवर्तित जो दृष्टिकोण था, इसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी काव्य पंक्तियों में अद्भुत तरीके से कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और पंक्तियां लिखते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, क्या कहा था कि अविश्वास ही अविश्वास है नारी के प्रति नर का, अविश्वास ही अविश्वास है नारी के प्रति नर का, और नर के सौ सौ दोष क्षमा है, मालिक है वह घर का, मालिक है वह घर का। आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद युगीन रचना है। छायावाद युगीन रचना किसकी है? तो छायावाद युगीन रचना जो है वह है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है, और इसकी रचना करने वाले हैं प्रसाद जी। जी हाँ, प्रसाद जी, जिनको कहा जाता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हरिऔध जी का प्रियप्रवास क्या है? तो हरिऔध जी का प्रियप्रवास है विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित एक महाकाव्य है। क्या है? तो विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इत्तेलम नहीं है। जी हाँ, इत्तेलम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है कि कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस कवि वचन सुधा के अलावा भी एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, और हरिश्चंद्र चंद्रिका के अतिरिक्त एक और पत्रिका थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन, और इसके अलावा एक और पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था बालाबोधिनी। जी हाँ, इन पत्रिकाओं को आप लोग एकदम जी जान लगा करके याद कर लीजिएगा। इन प्रश्नों को तैयार करके आप लोग जब बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो आप लोग पेपर को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, धुआं धुआं करके आएंगे, 100 में 100 लाएंगे। जी हाँ, आपका अगला प्रश्न होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक बात और याद रखना, उर्वशी नाम की रचना
रामधारी सिंह दिनकर से पहले प्रसाद ने भी की थी। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि उर्वशी के रचनाकार कौन हैं और उसमें रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन ना मिले, तो अगर जयशंकर प्रसाद उसमें मिलता है तो जयशंकर प्रसाद लगा के आ जाइएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका सही जवाब है तार सप्तक। जी हाँ, तार सप्तक का मतलब है कि जो प्रथम तार सप्तक था उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी संग्रहित हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो जी हाँ, विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं और विनय पत्रिका की जो भाषा है वह भाषा है ब्रज भाषा। जी हाँ, ब्रज भाषा। कौन सी? तो ब्रज भाषा। याद रखना, विनय पत्रिका भक्ति काल में लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी किस युग की रचना है? जी हाँ, आप लोग खूब जानते हैं, बच्चा जानता है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन हैं? तो कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जी हाँ, श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रीतकाल की प्रमुख विशेषता है मुक्तक काव्य रचना। मुक्तक काव्य रचना रीतकाल की प्रमुख विशेषता है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका, ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जबकि चित्राधार दिनकर की रचना नहीं है। ये किसकी है? तो ये प्रसाद की रचना है। किसकी? प्रसाद की रचना है, अर्थात जयशंकर प्रसाद। किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। याद रखना, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। तो चारण काल नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अगर पूछे कि आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अच्छा, अगर ये पूछे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा काल। क्या? वीरगाथा काल। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसको कहा है? तो आदिकाल को कहा है। किसे कहा है? आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। आपका अगला प्रश्न है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? जी हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग जान चुके हैं कि जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कारों का सृजन ही नहीं किया गया था। और जब आप खुद सोचिए कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कारों का सृजन ही नहीं किया गया है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे मिलेंगे? इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक हैं और छायावादी युग में भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में कैसे सृजित किया जाता? जब भारत आज़ाद हुआ तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों का सृजन किया गया। आपका 143 नंबर का प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है तो पल्लव, बीड़ा और लोकायतन रचना है, जबकि रसवंती इनकी रचना नहीं है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपका 144 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं तो नंददास नहीं हैं। नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी की
रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? तो अज्ञेय जी की है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार है साम्यवाद। अगला प्रश्न है कि कीर्तलता के रचनाकार कौन हैं? तो कीर्तलता के रचनाकार हैं विद्यापति। जी हाँ, विद्यापति कीर्तलता के रचनाकार हैं। हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास हरिऔध जी की कृति है, जबकि चित्राधार इनकी कृति नहीं है। यह प्रसाद की कृति है, ब्रजभाषा में लिखी गई है, छायावादी युग में लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? तो साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। जी हाँ, साहित्य लहरी भक्ति काल में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। आपके 150 प्रश्न पूरे हो गए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ो, जिससे इसका लाभ आपके मित्रों को भी मिल सके। जी हाँ, अगर आप लोग यूपी बोर्ड परीक्षा में कदम रखना चाहते हैं तो आपने इस सेशन को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। आपका 151 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और ये प्रश्न का इसका सही जवाब है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जी हाँ, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। जी हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है आपका 1900 से 1922 ईस्वी तक के समय को। 153 नंबर का प्रश्न कहता है कि आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। जी हाँ, सिद्ध सामंत काल आदिकाल का ही एक अन्य नाम है और ये नामकरण किया था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है आदिकाल को। 154 नंबर का प्रश्न है कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं? तो सूफी काव्यधारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जासी। बच्चा बच्चा जानता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं तो ये हैं चतुर्भुज दास जी अष्टछाप के कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है 156 नंबर का प्रश्न कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। चुबते चौबते के रचनाकार कौन हैं? तो चुबते चौपदे के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है कि कामायनी की विधा क्या है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। लोकायतन की विधा क्या है? तो लोकायतन एक महाकाव्य है, लेकिन इसमें काव्य ही है तो आप लोग इसमें महा जोड़ लीजिएगा, महाकाव्य हो जाएगा। इसका सही जवाब कि महाकाव्य। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 160 नंबर का महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। जी हाँ, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं? तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि नई कविता युग की रचना कौन सी है? तो नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है।
आपका अगला प्रश्न है 163 नंबर का प्रश्न कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ऐसे याद कीजिएगा कि ये आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ है। सरहपा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। और याद रहे कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम सर्वमान्य कवि है। अगर ऐसा प्रश्न आए कि हिंदी खड़ी बोली का सर्वमान्य प्रथम कवि कौन है, तो वह है श्रीधर पाठक। जी हाँ, श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम सर्वमान्य कवि हैं श्रीधर पाठक। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है, तो पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल कहा जाता है। 165 नंबर का प्रश्न कहता है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जी हाँ, निराला जी, जिन्हें महाप्राण कहा जाता है और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, तो सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का कौशेय कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का कौशेय कवि भी कहा जाता है। याद रखना, सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के कौशेय कवि या प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। जी हाँ, 15 सर्ग हैं। उसके पहले सर्ग का नाम है चिंता। आपका अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन हैं? तुलसीदास इसके रचनाकार हैं और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। जी हाँ, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास की विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है, रचनाकार तुलसीदास हैं और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हरिओत जी की रचना नहीं है, तो हरिओत जी की रचना है चुभते चौपदे, रसकलश और वैदेही वनवास, जबकि अनग अनग हरिओत जी की रचना नहीं है। अनग किसकी रचना है, तो अनग है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनग। जी हाँ, अनग को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है 170 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य कौन है, तो एक चंपू काव्य है यशोधरा। यशोधरा एक चंपू काव्य है। अब आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना है, तो अज्ञेय की रचना है हरि घास पर क्षण भर। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, रश्मिरथी की बात करें, हुंकार की बात करें, तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार के रचनाकार हैं। जी हाँ, दिनकर जी जो प्रगतिवादी कवि हैं और इनको डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, वो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार रचनाओं के रचनाकार हैं। आपका 172 नंबर का प्रश्न है कि रीतिमुक्त कवि हैं, तो रीतिमुक्त कवि कौन हैं, तो रीतिमुक्त कवि घनानंद जी हैं। अगर केशव की बात करें, भूषण की बात करें, तो ये दोनों रीतिबद्ध कवि हैं। बिहारी की बात करें तो बिहारी लाल रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी लाल रीतिसिद्ध कवि हैं। भूषण और केशव रीतिबद्ध कवि हैं, जबकि घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, तो सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर लोकायतन की बात करें तो लोकायतन पर सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद की बात करें तो इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और
अतिमा पर इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला था। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना कि अतिमा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अणिमा किसकी रचना है, अणिमा, तो अणिमा किसकी रचना है, तो अणिमा निराला जी की रचना है। जी हाँ, अणिमा निराला जी की रचना है। जरा सा अंतर है कि अगर अतिमा पूछता है तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, अतिमा अतिमा पंत की रचना है, जबकि अणिमा निराला की रचना है। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई, और यह आदिकाल में लिखा गया ग्रंथ है। अगर बात करें कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो द्विवेदी युग में लिखा गया प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग में लिखा गया प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं हरिऔध, हरिऔध। जी हाँ, इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी। अगर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो आप लोग लिखिएगा पृथ्वीराज रासो। अगर ये पूछा जाएगा कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास लिखिएगा, जो द्विवेदी युग में लिखा गया था और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और इसको छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर कहा गया है। रामचंद्रिका को विद्वानों ने छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी, और केशवदास जी ने रामचरितमानस की ईर्ष्यावश रामचंद्रिका को एक ही रात में लिख डाला, और एक ही रात में लिखने के कारण रामचंद्रिका में बहुत सारे कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत सारे छंदों का प्रयोग कर डाला। इसीलिए इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करने के कारण केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आपका प्रश्न आ गया, जिस प्रश्न की मैंने चर्चा की थी वो प्रश्न आपके लिए आ गया है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार हैं हरिऔध जी, और यह द्विवेदी युग में लिखा गया है। यह वियोग श्रृंगार पर आधारित है, यह वियोग श्रृंगार पर आधारित रचना है। जी हाँ, वियोग श्रृंगार पर आधारित रचना है, और इसमें राधिका के, जी हाँ, राधिका के विरह का वर्णन किया गया है, राधिका के विरह का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मैथिली शरणगुप्त की रचना है, तो अनग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर बात करें आंगन के पार द्वार की, तो आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। बात करें युगवाणी की, तो युगवाणी पंत की रचना है, युगवाणी पंत की रचना है। बात करें परशुराम की प्रतीक्षा की, तो यह दिनकर की रचना है। किसकी है, तो दिनकर की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। याद रखना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और ये इनके आने की प्रबल संभावना है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है 178 नंबर का प्रश्न, कितने नावों में कितनी बार, जी हाँ, कितने नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं, तो अज्ञेय हैं। आपका अगला प्रश्न है 179 नंबर का,
कि सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हाँ, भारतीय साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो चिदम्बरा पर पंत जी को मिला था। अगर ये प्रश्न ऐसा आ जाए कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तब इसका जवाब होगा सुमित्रानंदन पंत जी। जी हाँ, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो मलयालम कवि थे जो उनका नाम था, उनकी रचना का वो था आडा कुजाई और रचनाकार थे जी शंकर कुरूप। आपका अगला प्रश्न है कि 179 नंबर का प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला? ये प्रश्न हो चुका है, तो ये मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका 180 नंबर का प्रश्न है, आपका 180 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार। अगर बात करें तो इत्तेलम किसकी रचना है? तो इत्तेलम अज्ञेय की रचना है। किसकी है? अज्ञेय की रचना है। अगर बात करें अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका निराला की रचना है। किसकी है? निराला की रचना है। अगर बात करें द्वापर किसकी रचना है? तो द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है जो छायावादी युग के प्रवर्तक हैं और सौंदर्य चेतना के कवि कहे जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी को याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना आप लोग कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो छायावाद के प्रवर्तक और सौंदर्य चेतना के कवि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है भारत भारती। ध्यान रखना कि अगर मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह पूछ रहा है तो आप भारत भारती लगाओगे। अगर मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना पूछेगा, प्रथम रचना पूछता है तो आप लोग लगाइएगा प्रणभंग। आप लोग प्रणभंग लगाइएगा कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है। लेकिन प्रथम काव्य रचना वह है भारत भारती, इनकी प्रथम काव्य रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि कहे जाते हैं और ये हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। जी हाँ, भारत भारती के कारण ही मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया था। राष्ट्र कवि कहा गया था किसके कारण? तो भारत भारती के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा गया था। और ये उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उपाधि प्रदान की थी मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने। किसने? जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। आपका अगला प्रश्न है कि गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी ने पारिजात गीत संकलन की रचना की। और आपका अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न वह यह है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। और याद रखना, अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो जी हाँ, अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। आप लोगों के लिए आज का जो चैलेंजिंग प्रश्न है, जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वह यह है कि छायावाद की बृहत्त्रयी के कवियों का नाम बताना है। छायावाद की बृहत्त्रयी के कवियों का नाम बताना है और आप लोग कमेंट करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आप लोगों को आज के एक ही सेशन में हमने काव्य साहित्य के आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया है जोरदार तरीके से। आप लोग एक बार, 2 बार, जितनी बार भी चाहें उतनी बार इसको देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए बोर्ड परीक्षा में जाइए और 100 में 100 लाइए। आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम।